हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। पिछले वाले मैथ के वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा या फिर डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न हमारा है। अगर आपको नंबर नहीं दिख रहा हो तो ये देखिए पहला प्रश्न है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहले में कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को क्या करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है, वो भी दोनों की। ठीक है, तो चलिए कैसे ज्ञात करिएगा, शुरू से ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है यहाँ पर सॉल्व। क्या लिखना है भैया, तो सॉल्व लिख लेना है। सॉल्व लिखने के बाद आपको लिखना है माना। ठीक है, क्या लिखना होगा, माना। माना पिता की, ठीक है, माना पिता की वर्तमान, ठीक है, क्या मानना होगा, वर्तमान, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु आपको रखना है कितना, यक्स वर्ष। ठीक है, कितना, यक्स वर्ष। अब देखिए पिता की वर्तमान आयु हमने मान लिया है। ठीक है, अब हम मानेंगे यहाँ पर तथा। ठीक है, यहाँ पर मानेंगे तथा, तथा पुत्र की, पुत्र की वर्तमान, वर्तमान आयु। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानेंगे हम यहाँ पर, वाई वर्ष मान लेंगे। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो इतने के बाद अब देखिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ेंगे। कह रहा है पिता की उम्र, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, 7 गुनी है। तो पिता की उम्र यानी कि यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि हम यहाँ से हम क्या करें, प्रश्नानुसार, यहाँ से हम क्या करें, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो पिता की उम्र कितना है, x वर्ष है, बराबर पुत्र की उम्र कितना है, y वर्ष है। तो 7 गुना बोला है तो हम लिखेंगे 7y। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें यहाँ पर यक्स का मान प्राप्त हो गया है। हम चाहें तो इसको 1 नंबर समीकरण दे सकते हैं, तो यहाँ पर दे दीजिए समीकरण नंबर 1 दे दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टेप, दूसरा स्टेप पढ़िएगा। कह रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले जो पिता की आयु है वो निकालना है और पुत्र की आयु निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा पिता की आयु, पिता की आयु, पिता की आयु। अब आप लोग सोचेंगे ये दोबारा आयु क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला है 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु। तो अभी मान के चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर मान के चलिए मैं या आप समझ लीजिए 5 वर्ष के हैं, सॉरी 10 वर्ष के हैं। ठीक है, तो मान के चलिए अभी किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु है 10 वर्ष। अगर मैंने ये बोला कि 2 वर्ष पीछे की इसकी आयु बताइए, तो आप लोग क्या करोगे, 10 में से आप 2 को घटा के बताओगे 8 वर्ष। ठीक, तो यानी कि वर्तमान आयु में से आप घटा दिए, कितना आपको घटाना है। तो हमें देखिए 2 वर्ष पीछे पहले जाना है। तो पिता अभी जो है वो x वर्ष का है, 2 वर्ष पहले की आयु हम बताएंगे तो x माइनस का 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, x माइनस का 2 वर्ष हो जाएगा, यानी पिता की आयु कितना हो जाएगा, 2 वर्ष पहले x माइनस 2 वर्ष। तो पुत्र की भी आयु निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, पुत्र की, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। तो पुत्र है अभी y वर्ष का, 2 वर्ष इसको पीछे ले जाएंगे तो y माइनस का 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये बोला है कि 2 वर्ष पहले जो पिता है वो पुत्र की उम्र की 13 गुनी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2 और एक साइड लिखेंगे 13 गुनी बोल रहा है ना, तो लिखेंगे 13 और गुणे y माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये जो एज है ये पिता की है, ये पुत्र की है।
यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस का 2 इक्वल टू 13 से गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13y माइनस हो जाएगा 13 दूना 26 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे x माइनस ये y वाला मान इधर पंचांतर कर लेंगे हम, तो हो जाएगा ये 13y इक्वल टू का यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा 26, ये जो 2 है ये पंचांतर होकर इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का हो जाएगा 13y इक्वल टू ये 26 माइनस में ये घटाएंगे आप यहाँ से तो आपका माइनस का 24 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पहले सबसे पहले समीकरण में देखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त है, हम x का मान रख के y का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, समझने का प्रयास करिए, यानी x का मान हम रखेंगे इस वाले समीकरण में, इस समीकरण को हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, यानी x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं। ठीक है, तो x का मान हमें प्राप्त कितना है, 7y प्राप्त है, कितना 7y, तो 7y माइनस का ये वाला हो जाएगा आपका 13y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस का है 24, तो 7y में से 13 नहीं घटेगा तो 13 में से आप घटाइएगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा 6y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो y का मान निकालेंगे, ये 6 से कटेगा 4 बार में, तो y बराबर में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, y बराबर 4 हो जाएगा। जब y का मान निकला तो आप x का मान अच्छे से निकाल सकते हैं क्योंकि पूर्णांक का मान अभी नहीं निकल रहा। तो देखिए y का जो मान है अब हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 था क्या, x बराबर 7y, तो यहाँ पर x बराबर यहाँ पर लिखेंगे 7 गुणे y का मान कितना है, तो y का मान है यहाँ पर 4, तो अगले स्टेप लिखेंगे x बराबर 7 से होकर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी पिता की जो जो वर्तमान आयु हो जाएगा, पिता की जो वर्तमान आयु निकल के आएगा वो निकल के आएगा 28 वर्ष। ठीक है, कितना 28 वर्ष, और जो पुत्र की वर्तमान आयु निकल के आएगा, पुत्र की वर्तमान आयु जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया है क्योंकि शुरू में बोला था ना 7 गुना है तो 4 सतह होता है 28। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए टाइम थोड़ा सा समझाने में लग गया है, मैंने शुरू में ही बोल दिया था इस वीडियो में आपको टाइम लग सकता है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अच्छे से सॉल्व करेंगे एकदम शुरू से एकदम बेसिक से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, एक नाव से जो एक पुल की ओर जा रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। ठीक है, उसी नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, ठीक है, 4 मिनट बाद पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। तो ये है आपका क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है आया हुआ है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए नाव जो चलती है वो पानी में चलती है, तो हम ये मान सकते हैं, ये मान के चलते हैं, ये हमारा हो गया पानी का सतह हो गया और ये हमारा हो गया क्या, पुल हो गया। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पर हमारी नाव है, ठीक है, नाव हमारी यहाँ पर है और ये है हमारा पुल। तो किसी क्षण जो है नाव और पुल का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री का बनना है, तो वो कितना डिग्री का बना है भैया, तो 30 डिग्री का है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बना देते हैं 30 डिग्री। उसके बाद कह रहा है कि नाव की उसी चाल से 4 मिनट चलने के बाद, यानी यहाँ से नाव यहाँ तक चली तो इसे जो है कितना समय लगा, 4 मिनट का। तब जो है पुल से जो कोण इसका बना है, कोण कितना बना, 60 डिग्री का बन गया। ठीक है, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का बन गया। आगे कह रहा है नाव को पुल तक पहुंचने में, यानी नाव को जो है यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो हम मान लेते हैं क्या है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यक्स, इसको मान लेते हैं यक्स। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा आपका डी। देखिए यहाँ पर हमें ऊंचाई इसका नहीं दिया है तो हम मान लेंगे ऊंचाई इसका कितना हो जाएगा, तो ये एच हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी टी बन रहा है। तो हम एक बार में एक त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या, त्रिभुज लेकर चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में तो हमें लंब और आधार दो ही चीज़ दिया गया है। जब लंब और आधार होता है तो वहाँ पे हम tan थीटा का यूज करते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब की जगह पे हमें दिया गया है एच,
आधार की जगह क्या दिया है तो यक्स दिया गया है। और यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया गया है 60 डिग्री दिया है। और यहाँ पर हम लिखेंगे अगले स्टेप पे tan 60 डिग्री बराबर यच बटा का यक्स। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया कीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए tan के 60 अंश का जो मान होता है वो होता है √3 होता है, इक्वल टू में होता है क्या, यच बटे का यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे और तिरछा करेंगे गुणा, तो यक्स का गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स हो जाएगा और √3 में गुणा करेंगे यक्स का तो √3 यक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना हमने मान निकाल लिया, यानी एच का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम दूसरा जो है त्रिभुज को हल करेंगे, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो लेकर चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। तो ए में हम देखेंगे यहाँ पर लंब और आधार, ये देखिए बी डी से लेकर बी तक पूरी जो दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, तो 4 और प्लस का यक्स हो जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे ये कैसे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हमें 4 पता है और यहाँ से यहाँ तक पता है कितना यक्स, तो दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा हमें पूरी दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा tan थीटा बराबर जो ऊंचाई है, यानी ये जो आप लंब देख सकते हैं वो यच है, आधार में आप लिखेंगे कितना, तो 4 और प्लस का यक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आप tan थीटा का मान यहाँ पर कितना है, तो थीटा का मान हम 30 लिखेंगे क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज को ले रहे हैं। बराबर में कितना हो जाएगा, तो यच बटे का यहाँ पर हो जाएगा 4 और प्लस में कितना हो जाएगा, तो यक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको और बेहतर तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब इसको हम नए पेज में सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद देखिए होगा क्या है, इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ tan के 30 अंश का मान आप सभी को पता होगा कि 1/√3 होता है और बराबर में होता है यच, और बटे में क्या होता है, तो बटे में होता है 4 और प्लस का कितना यक्स होता है, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप हम करेंगे, यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा इक्वल टू, ये जो यच देख रहे हैं यच का मान यहाँ पर आपको दिया गया है √3 और यक्स, क्योंकि ये यच का मान निकल गया था, और बटे में कितना है, तो बटे में आपका है 4 और प्लस का यक्स। इसका हम तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और प्लस में यक्स हो जाएगा इज इक्वल टू में √3 का गुणा √3 में करेंगे तो केवल और केवल 3 यक्स हो जाएगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4 बराबर 3x माइनस का x। तो अगले स्टेप में देखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 ज्यों करते हो 3x में से एक x जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, 2x हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम ये 2 से यहाँ पर 4 को काटेंगे तो x का जो मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो 2 निकल के आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नाव को जो है पुल तक पहुँचने में 2 मिनट और लगेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये सब जो क्वेश्चन है ये सभी के सभी 6 नंबरों में पूछे जाएंगे। कितने नंबर में, 6 नंबर में। आप सभी को पता है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर वाला प्रश्न होता है वो 3 क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से 3 छक 18, जो कि एक अच्छा नंबर माना जाता है। आप यहाँ से 3 क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट हो गया तो आपका 18 नंबर कहीं नहीं गया है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि आप लोगों को 18 नंबर एकदम छोड़ना नहीं है, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा कि हाँ इस चैनल को थोड़ा सा देखो, इस पर अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, आप उस पर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा अगर देखने में तो छोटा ही है, अगर आप देखेंगे तो ये छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है और 6 नंबरों में आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है आपको यहाँ पर दिया गया 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आधार का व्यास आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्या आपको ज्ञात करना, आधार का व्यास। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद यहाँ पर जो जो हमें दिया गया उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमें दिया गया तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को क्या दर्शाते हैं, तिर्यक ऊंचाई को हम दर्शाते हैं एल से। तो एल का जो मान है वो 13 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल।
तो यहाँ पर लिखेंगे हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 90 पाई दिया गया है। तो 90 हम पाई लिख देंगे। अब देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर, ठीक है, पाई आर ब्रैकेट में होता है यल और प्लस का आर, ये इसका सूत्र होता है। और बराबर में हमें इसका मान दिया गया है कितना, 90 पाई दिया गया है। तो ये पाई से पाई आप काट कर देंगे यहाँ पर, तो आपका क्या क्या बचेगा उसको समझिएगा। तो यहाँ पर आर, यल का मान हमें दिया गया है 13, तो हम 13 को बैठा देते हैं, और प्लस का यहाँ पर आर बराबर में यहाँ पर 90, क्योंकि पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, हम आर का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 आर, और प्लस आर का आर में गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर, ये 90 को उधर बुला लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 90 इज इक्वल टू का 0 हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे तो आर स्क्वायर प्लस का यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 आर माइनस का 90 हो जाएगा इक्वल टू का 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आपको पहाड़ा पढ़ने पर 90 और जो घटाने पर उसको 13 मिलना चाहिए। तो आप सभी को पता होगा, तो 18 गुणा अगर हम 5 बार करेंगे तो 18 पंच 90 होगा, 18 में से 5 घटाएंगे तो 13 मिल जाएगा हमें। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस कितने का पहाड़ा पढ़ना है, तो 18 का, तो साथ में लिखेंगे आर माइनस, माइनस मतलब घटाएंगे, कितनी बार पढ़ेंगे तो आर मतलब 5 आर बार, और माइनस का ये जो 90 है इसको जो कहते हैं बराबर में कितना लिखेंगे तो 0 लिख देंगे। दोनों में कॉमन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आर कॉमन मिलेगा, तो आर प्लस ये 18 रह जाए, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर था ना इसकी वजह से, माइनस यहाँ से हम 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आर प्लस का कितना हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 18 यानी आर प्लस का 18, अगले ब्रैकेट में लिखेंगे आर और प्लस का सॉरी माइनस का यहाँ पर रहेगा माइनस का 5 इक्वल टू का 0, क्योंकि ये बाहर वाला हम लिख रहे हैं ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आर और प्लस का 18 इक्वल टू का 0। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू निकल के आएगी वो माइनस का 18 निकल के आ जाएगा, और माइनस वाला जो आंसर होता है वो नहीं लिया जाता है। यहाँ पर देखिएगा आर माइनस का 5 है इक्वल टू का कितना है 0 है, तो आर बराबर हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। तो हमें तो त्रिज्या यहाँ पर निकल गया है, ठीक है, आधार का जो त्रिज्या है वो निकल गया। अब हमें पूछा था व्यास, ठीक है, तो आप सभी को पता है कि व्यास बराबर एक सूत्र होता है, व्यास बराबर एक सूत्र होता है, व्यास बराबर 2r होता है, यानी त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। तो व्यास बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणे त्रिज्या का मान यानी r का मान दिया गया है 5, तो 5 का दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 का दूना कितना हो जाएगा 10, मात्रक है सेंटीमीटर, यही हमसे यहाँ पर पूछा था, तो ये हमने आसान तरीके से ज्ञात कर लिया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, कह रहा है एक ठोस बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय, अर्ध यहाँ पर अर्ध गोली हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में काफ़ी पूछे जाते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि एक ठोस है जो बेलना यानी बेलन के आकार का है, तो मान के चलते हैं भाई ये हो गया हमारा ठोस जो कि बेलन के आकार का है। आगे कह रहा है कि इसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला है, तो मान के चलते हैं भाई इसका दोनों सिरा जो है एक अर्धगोला कुछ इस तरीके से है, ठीक है। हम इसको बना देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने बना दिया, और उस पर त्रिज्या ये कह रहा है कि 3.5 है, तो त्रिज्या मान के चलिए यहाँ पर इस ये जो हमारा त्रिज्या है इसका कितना है 3.5 यहाँ भी है, और इसका जो त्रिज्या है वो भी 3.5 ही
है, ठीक है, यानी सेम है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ठोस का कुल ऊंचाई, यानी यहाँ से लेकर पूरी ऊंचाई की अगर बात करें तो ये 19 सेंटीमीटर दिया गया, पूरी ऊंचाई की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर पूरी ऊंचाई में से केवल ये बीच वाला जो आप भाग देख रहे हैं, जो ये वाला भाग है, ये वाला, ये है आपका बेलन। तो इसका अगर हमें ऊंचाई निकालना होगा तो हम ये 19 में से 3.5 और 3.5 ये 7 हो जाएगा। तो 19 में से हम 7 घटा लेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा इसका ऊंचाई को हम एच से रहता है, तो ये हो जाएगा एच बराबर 12 हो जाएगा, यानी बेलन की ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगी यहाँ से 12, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब हम सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं उसको समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं ठोस का आयतन। यहाँ पर देखेंगे ये बोला है ना ठोस का आयतन, उसके बाद आप निकालिएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ठोस का आयतन। तो देखिए ठोस का आयतन यहाँ पर, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ठोस ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन बराबर होता है, अब इसमें देखें एक आपका बेलन है और एक आपका अर्धगोला है, यानी दो चीज है, ठीक है। तो देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, केवल डायरेक्ट हम फार्मूला बैठा रहे हैं, ताकि देखिए स्पेस थोड़ा सा कम है, आप लिखिएगा ठोस का आयतन बराबर होता है बेलन का आयतन और प्लस में गोलों का आयतन, ठीक है। तो गोल जो आप यहाँ पर देखेंगे बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और प्लस में आपको लिखना है, यहाँ पे देखिए गोला 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक गोला मतलब एक अर्धगोले की बात करें तो 1/3 पाई आर क्यूब होता है, जब दो है यहाँ पर, सॉरी 2/3 होता है, तो 2 से 2 में गुणा कर दिया गया है इसलिए 4 हो गया ऊपर, ठीक है। अब इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या चीज़ है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से लिखते हैं, ठीक। तो इन दोनों में हमें दिख रहा है पाई दिख रहा है, तो पाई को निकालते हैं बाहर, चलिए। और क्या दिख रहा है आर स्क्वायर दिख रहा है, तो आर स्क्वायर को हम कर लेते हैं बाहर, ठीक है। और तो कुछ दिख नहीं रहा है तो हम इसको कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो अब देखेंगे तो इधर हमारा एच है और प्लस इधर क्या बचा है, तो 4 और बटे में कितना 3, पाई भी बाहर निकला आर स्क्वायर भी, तो यहाँ पर आर रह जाएगा क्या, आर रह जाएगा, ठीक। इसको कर दीजिए ऐसे, ठीक। चलिए आगे समझते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। पाई का मान हम सबको पता होता है, यानी सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7, ठीक, इंटू आर का मान तो हमें पता है कितना 3.5 और गुणे लिख दीजिए 3.5। चलिए ब्रैकेट, यहाँ पर एच का मान कितना होगा, यानी पूरा ठोस ठोस पूरा उसका ऊंचाई कितना दिया था, तो उसका ऊंचाई था हमें 19, ठीक है। और ये 4/3 दिया गया है, गुणे में कितना दिया गया है, तो त्रिज्या यानी आर की वैल्यू हमें पता था कितना 3.5, तो इसको ऐसे बंद कर लीजिएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, अब यहाँ से थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो ये 7 से काटिएगा एक बार में और 7 से कटेगा 0.5 बार में, ठीक है। अब हम 22 से गुणा इसमें करेंगे तो इसका जो मान हो जाएगा वो केवल हमें 11 प्राप्त हो जाएगा, और इंटू में हम क्या लिखेंगे 3.5 ब्रैकेट के अंदर आ जाइए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो केवल हमें 14 मिलेगा, तो यानी कि हो जाएगा 19 प्लस ये 35 चौका कितना हो जाएगा 135 चौका आप करेंगे तो यहाँ पर केवल 14 मिलेगा, क्योंकि 10 के बाद जीरो का महत्व खत्म हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद समझने का प्रयास करिएगा। अब 11 का 3.5 में आप गुणा करते हैं तो इसका पूरा गुणा करने पर 38.5 आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या होगा, इसको थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो 19 का गुणा 3 में करेंगे, ठीक है, 19 का गुणा 3 में करेंगे तो 19 त्रिक कितना होगा। यहाँ पर ऊंचाई का मान हमने थोड़ा सा यहाँ पर गलत ले लिया है, तो उसको थोड़ा समझें। यहाँ पर जो था, जो बेलन, ये था बेलन का जो है आयतन था, तो बेलन का आयतन में क्या होता है, बेलन का आयतन में जो ऊंचाई है वो आपका 12 था, तो इसको आप लोग 12 बना लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस 12 का 3 में गुणा करें तो 12 हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस का ये ऊपर 14 है और बट्टे का ये 3, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये मान प्राप्त हो जाएगा 50 बटा का हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब इसको थोड़ा सा मैं साइड में हल कर रहा हूँ तो इसको समझिएगा। तो इसका और इसका अगर हम गुणा कराते हैं तो इसका जो गुणा होगा
वो 19 दो 5 इतना निकल के आएगा, यानी 1925 हो जाएगा। बट्टे में आपका 3 है तो 3 रह जाएगा। अब देखिए इसका हमें करना है भाग, तो जब आप भाग दीजिएगा तो ये 6 4 1 दशमलव 6 6 करके आएगा, तो हम लिखेंगे 6 7 लिखेंगे और लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। ये हमारा निकल गया ठोस का आयतन। अभी हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, यानी ठोस का जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम निकालेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम लिखेंगे, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और बराबर में। अब देखिए हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये ग्राफ में जो है हमें एक बेलन और एक गोला है, तो इसका सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए, यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई, ठीक है, आर एच ये होता है, और प्लस में लिखेंगे गोले का, तो गोले का होता है कितना होता है भैया, तो 4 पाई r² हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए जो हमें कॉमन दिख रहा होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो जो कॉमन को हम बाहर निकालेंगे तो इसमें हमें दो दो, इसमें दिख रहा है 2 निकला, पाई भी है और आर भी है, तो यहाँ पर आपका बचेगा एच बचेगा और प्लस में क्या बचेगा यहाँ पर 2 और एक आर बचेगा, ठीक है। अगले स्टेप समझेंगे अगर इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे ये पाई का मान आप सभी को पता है कितना, तो 22 बट्टे का ये हो जाएगा 7 इंटू आर का मान कितना है, तो 3.5 ब्रैकेट में लिखिएगा एच का मान कितना, तो एच का मान लिखिएगा 12 और प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू आर का मान कितना, तो 3.5, ठीक है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको 7 से काटिएगा एक बार में, 7 से ये कटेगा 0.5 बार में, ये दो जो शुरू में है इसको जम करते हैं लिखिए, 22 का अगर 0.5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। इतना हो जाने के बाद इस ब्रैकेट को बंद करिए, उसके बाद लिखिए ये 12 और प्लस यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे 3.5 में, तो ये टोटल हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। अब देखिए 12 का दूना यहाँ पर कितना, सॉरी 11 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 22 हो जाएगा, आप सभी को पता है, और ये हो जाएगा 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो इसको आप पूरा गुणा कराओगे तो ये इसका 418 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है निकल के आ जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। तो यही इस क्वेश्चन में जो है पूछा था, जो कि हमने आपको निकाल के बता दिया है। तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ आप नंबर देख सकते हैं इसका, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े, ठीक है, अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, ठीक है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान हैं, ठीक है, समान है, तथा इनकी माप जो है यानी त्रिज्या की माप जो है 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर अ, हो तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद जो इस यहाँ पर कह रहा है एक ठोस अर्धगोला है, तो मान के चलते हैं भैया अर्धगोला हमारा यहाँ पर है। इसका ग्राफ मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका अर्धगोला, अर्धगोला हो गया। चलिए ग्राफ को थोड़ा सही से बना लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं इसमें मिलाना चाहूँगा भैया, ठीक। अब इसके ऊपर जो है एक शंकु जो है अध्यारोपित है, तो ग्राफ आप आई होप आप सभी लोग अच्छा ही बनाएंगे, मेरा थोड़ा ऐसा बन गया है। तो इस पर एक शंकु भी रखा है, जो कि शंकु कुछ इस प्रकार का होता है, ये हो गया शंकु, और यहाँ से इसकी जो त्रिज्या है वो इस तरीके से हम मिला देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हो गया। अब इस ठोस का जो टोटल ऊंचाई है वो कितना है, वो 6 सेंटीमीटर है, जो कि यहाँ पर बता दिया गया है। तो 6 सेंटीमीटर इसकी टोटल ऊंचाई है, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है वो कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया, इधर दिया गया है, और 3 सेंटीमीटर इधर त्रिज्या का मान दे दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस शंकु का जो त्रिज्या है और ये गोले का जो त्रिज्या है वो सभी सेम है, यानी यहाँ पर हम दिखा सकते हैं
त्रिज्या r बराबर कितना 3 सेंटीमीटर। ठीक, दोनों का है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब हमें इस पूरा जो ये ठोस है इसकी ऊंचाई दिया गया है, तो इससे हम शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई होगी वो टोटल, आप उसको एच से हम लोग दर्शाएंगे, तो एच बराबर टोटल ठोस की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी है तो 3 सेंटीमीटर। घटाने के बाद आपको मिलेगा 3 सेंटीमीटर, यानी शंकु का जो ऊंचाई है वो हमें प्राप्त हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे क्या, ठोस का आयतन, जो कि हमसे यहाँ पर पूछा है ठोस का आयतन ज्ञात करने को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ठोस का ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। अब देखिए इसमें एक गोला है और एक शंकु है, तो इन दोनों का आपको सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए शंकु का जो सूत्र होता है, यानी कि आयतन का फार्मूला जो होता है वो होता है, यानी गोले का शंकु दोनों मिला के, तो एक का होता है 2/3 पाई आर, इस आर क्यूब होता है। ठीक है, पाई आर क्यूब होता है, प्लस इसका जो सूत्र होता है शंकु का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये दोनों को आपको जोड़ के ऐसे प्लस में लगा देना होगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या चीज़ का कॉमन है उसको हम बाहर निकालेंगे। जैसे 1/3 इसमें है, 1/3 इसमें है, तो 1/3 को हम निकालेंगे बाहर, तो 1/3 बाहर हो गया। दोनों में पाई भी है तो पाई भी निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या है, आर स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है, तो आर स्क्वायर को भी हम निकाल लेंगे बाहर। अब यहाँ पर देखिए 2 है, एक ठो 2, ये आर एक ठो बचा हुआ है क्योंकि यहाँ पे 3 था, प्लस प्लस का यहाँ पर क्या बचा है, तो प्लस का यहाँ पर केवल और केवल एच जो है रह गया है। तो 1/3 गुणे, ये पाई को हम पाई रखेंगे क्योंकि पाई के ही पदों में हम मान निकालने वाले हैं, तो पाई को कुछ नहीं करेंगे, इनटू ये जो आर देख रहे हैं, आर का मान हमें दिया गया है 3, तो 3 × 3 यानी 3 तरीका मिला के यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में हम यहाँ पर करते हैं 2 इंटू आर का मान कितना है 3 और ऊंचाई का मान कितना है तो 3 है। ठीक, चलिए अगले स्टेप में हम ध्यान से समझते हैं। तो ये 3 से भाग दीजिएगा इस 9 में, तो 3 बार में घटेगा, तो यहाँ से निकल के आएगा 3 पाई। ठीक है, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 3 दूना होता है 6 और 6 3 9 हो जाएगा, तो 9 लिखिएगा यहाँ पर, और 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो 27 पाई, और मात्रक लिखिएगा सेंटीमीटर और लिखिएगा क्या क्यूब। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगली बार हम कोशिश करेंगे इससे और बेहतर समझाने का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6वां नंबर मैं आपको इधर से दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए 6वां नंबर का क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यूपी बोर्ड में काफ़ी बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। अगर इस बार नहीं आएगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, वैसे हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं बताए हैं, अगर आप सबको अच्छे से ध्यान से देखिएगा, पुरानी वीडियो को भी देखिएगा, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपका फंस जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं सबको देखिएगा, मैथ्स में आपका 1 नंबर भी नहीं छूटेगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। कह रहा है एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए अपनी चाल निर्धारित समय से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल बताइए। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना, माना विमान, माना विमान की सामान्य चाल, विमान की जो है सामान्य चाल, सामान्य चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, यक्स किमी
प्रति घंटा ये हो जाएगा। अब देखिए हम जो चाल यहाँ पर मान लिए हैं वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो दूरी है हमारा, दूरी को एक बार देख लीजिएगा। तो जो दूरी है वो कितना है, 1500 किलोमीटर है। ठीक है, 1500 किलोमीटर हमारा दूरी है। तो एक सूत्र आप सभी को पता होगा कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर T1, ठीक है, क्योंकि अभी जो हमारा समय है वो बढ़ेगा तो हो जाएगा T2। तो T1 बराबर होता है दूरी, दूरी कितना है भैया, तो 1500 है बटे चाल, चाल हमने कितना माना है, तो यक्स माना है, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर यक्स हो जाएगा। तो T1 बराबर 1500 बटे का यक्स हो जाएगा। अब इतना हो जाने के बाद सवाल में ये बोल रहा है कि भैया जो निर्धारित चाल है उसमें 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो हमारा नई जो चाल निकल के आएगा उसको समझिएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा नई चाल, क्या लिखिएगा, नई चाल। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा भैया, नई चाल, क्योंकि हम स्पीड को बढ़ा दे रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा नई जो चाल हो जाएगा वो अभी जो यक्स किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और इसमें बढ़ाया कितना जा रहा है, तो 250। तो यक्स प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा, किमी किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। तो इसमें भी हम लगाएंगे, अब सूत्र वही वाला लगाएंगे। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे T2 लिखेंगे। T2 बराबर दूरी हमारा कितना है, तो 1500। इस बार हमने चाल में बढ़ोतरी किया 250 का, तो यहाँ पर हो जाएगा ये यक्स प्लस 250 ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो समय यहाँ पर हमने बढ़ाया है 250 किलोमीटर प्रति घंटा, इस स्पीड से अगर हम चलेंगे तो हम अपने जो स्थान है वहाँ पे हम जल्दी पहुँचेंगे। और जब अब हम जैसे इस 250 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम रफ्तार चलेगी तो वो ट्रेन थोड़ा लेट पहुँचेगी। तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू में से इसको घटा देंगे। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, हम पहली चाल में से हम दूसरी चाल को घटाएंगे। तो पहली चाल का मतलब ये हुआ कि हम घटाएंगे किससे, T1 में से घटाएंगे किसको, तो घटाएंगे T2 को। तो जो हमारा समय है वो 30 मिनट की देरी से चलता है, कितना से, 30 मिनट की देरी से। और मिनट को हम घंटे में बदल देंगे तो ये 60 से भाग दे देंगे। T1 की जो वैल्यू है आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, तो 1500 बटे का कितना है भैया, तो बटे का यक्स है माइनस। T2 की वैल्यू है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कितना है 1500, ठीक है, बटे में कितना है, तो एक्स और प्लस का 250 यानी 250 इक्वल टू, इसको यहाँ से काटेंगे तो 30 एक कम 30, 30 दूना 60, तो यहाँ पर 1/2 कट जाएगा। अब इस पेज की ज़रूरत नहीं है, अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए उस पेज को हमने हटा दिया है, अब यहाँ से नए पेज से हम शुरुआत करेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे 1500 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा है तो यस कमेंट कीजिएगा। तो इसको निकाल लीजिए बाहर। तो चलिए भैया हमने 1500 निकाल लिया बाहर। तो जैसे 1500 निकाला तो यहाँ पर बचा आपका एक, नीचे कितना बचा, यक्स बचा, तो ये 1/x हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1/x और प्लस का 250, ब्रैकेट को बंद करिए, यहाँ लिखिए 1/2 लिखिए। ठीक, अब देखिए क्या करिए, अब देखिए क्या करिए, तो ये 1500 को तो ज्यों का त्यों लिखेंगे ना भैया, तो इसको आप ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इसको ज्यों का त्यों लिखने का मतलब ये हुआ कि आप करेंगे तिरछा गुणा। ठीक है, यक्स प्लस यानी यक्स प्लस 250 को गुणा एक में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स और प्लस का हो जाएगा 250, ये माइनस है माइनस लिखिए। यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स से कम यक्स, यक्स का गुणा यहाँ पर एक में करेंगे, सॉरी यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस ये 250 का यक्स में करेंगे तो 250 और यक्स हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू कितना 1/2 हो जाएगा। अब आगे स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से यक्स और यक्स ये हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल हो गया, क्या आपने देखा कैंसिल हुआ। तो कैंसिल हो जाने के बाद जो अब रह जाएगा संख्या उसको देखिएगा। तो यहाँ पर ये 1500 और ये रहेगा 250, तो 1500 को गुणा 250 में हम करेंगे तो इसका जो पूरा गुणा है वो कितना निकल के आएगा, वो 3000, ये कुल मिला के 375 और 3 जीरो जो है निकल के आ गया, क्योंकि 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ पर हो जाएगा कुल कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा बटे में जो आपका वैल्यू बचेगा वो हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 250 यक्स इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम तिरछा गुणा करेंगे, तो तिरछा गुणा करेंगे
तो इस चीज़ का गुणा हम इसमें करेंगे यानी इस वैल्यू का, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना, तो 250 एक्स इक्वल टू का इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 75000 हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 250 एक्स, इस पूरे मान को पंचांतर कर लेंगे यानी इतने को, तो यहाँ पर हो जाएगा 75000 हो जाएगा, इक्वल टू का 0 हो जाएगा। अब आप सोचेंगे इतना लंबा कैलकुलेशन कौन करेगा भैया, तो बिल्कुल डरिए मत। यहाँ पर देखिए घटाने में हमें 250 चाहिए और गुणा करने पर इतना चाहिए, ठीक है, यानी 7,50,000। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये 1000 का गुणा हम कर देते हैं कितने में, 750 में। 1000 और 750 में डिफरेंट कितने का है, तो डिफरेंट कितने का है भैया, तो डिफरेंट आप देखेंगे तो 250 का है, ठीक है, 250 का है, तो मतलब 250 हमें चाहिए ही चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1000 एक्स माइनस माइनस में कितना भाड़ा, मतलब कितनी बार भाड़ा पढ़ेंगे, तो कितनी बार भाड़ा पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे इतनी बार भाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 750 बार, तो लिखेंगे 750 एक्स माइनस ये पीछे जितना अभी संख्या है 75000 और 0 इक्वल टू का कितना 0 हो जाएगा। यहाँ से अब हम कॉमन निकालेंगे तो हमारा यक्स, तो फिर यक्स और प्लस का 1000 यहाँ पर रह जाएगा, माइनस यहाँ पर हमारा 750 बाहर निकलेगा। तो जब 750 आप बाहर निकाल ले रहे हैं तो यहाँ पर यक्स और प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, 1000 बचेगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ये वाला खंड और ये वाला खंड देखेंगे तो सेम हो चुका है, तो हम इसको लिखेंगे यक्स प्लस 1000 लिखेंगे और अगले स्टेप लिखेंगे यक्स माइनस 750 लिखेंगे, इक्वल टू का करेंगे 0। देखिएगा अब जो हमारा ये प्लस वाला है ना, इससे हम निकालेंगे तो यक्स बराबर हमें निकल के आएगा माइनस का 1000, जो कि निगेटिव मान नहीं लिया जाता है, आप सभी को बता दिया गया है पहले ही, ठीक है, निगेटिव मान नहीं लेते हैं। तो हम इसको लेंगे तो यहाँ पर यक्स बराबर ये हो जाएगा कितना, 750 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो यक्स का मान हमें निकालना था, यहाँ पर यक्स का मान हमारा ज्ञात हो गया, यानी यही ना पूछा था कि जो इसकी विमान की सामान्य चाल कितनी होगी, तो हमने उसको सामान्य चाल को कितना माना था, एक्स माना था। तो लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, अतः विमान की जो सामान्य चाल है वो 750 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।